Who was the Prime Minister of India when the fundamental duties were first incorporated in the Constitution of India? Then हमारे fundamental duties को जब incorporate किया गया था in Constitution of India तब Prime Minister थी इंदिरा गांधी. She is also known as Iron Lady. And fundamental duties कब incorporate किए गए थे? Then 1976 में incorporate किए गए थे through 42nd Constitutional Amendment. इस 42nd Constitutional Amendment में हमारे 10 fundamental duties ही add किए गए थे, जिसको किसने सजेस्ट किया था? देन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, एक कमेटी था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, उन्होंने 10 सजेस्ट किया था. उसके बाद जब 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तब हमारा 11th ड्यूटी दैट इज़ चिल्ड्रन के एजुकेशन को कंपलसरी करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी एज वेल एज राइट इनकॉर्पोरेट हुआ थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. इसी के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी. एंड कौन सा कमेटी था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1976. ये देखिए हमारे बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कभी कभार आपको पूछ देता है कि फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा है. देन इट इज़ अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. आप लोग क्रोनोलॉजी को याद रखिए एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद कर लीजिए, पूछा जाता है. इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में है. एंड कौन से आर्टिकल में? देन आर्टिकल 51A. ये पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए. Who said the following? Money is what money does. Money is what money does was said by the Professor Walker. Professor Walker जो बहुत ही फेमस है, उनका ये क्योट है Money is what money does. तो करेक्ट आंसर इज प्रोफेसर वॉकर. इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्योट्स देख लेते हैं या तो फिर स्लोगन्स जो पूछे जाते हैं. लाइक डू और डाई, ये किसने दिया था? देन महात्मा गांधी. इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह. जय हिंद सुभाष चंद्र बोस. वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी. इसी के साथ साथ आप बाकी सब भी देख लीजिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ये सबसे ज़्यादा फेमस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं. ये सब कर लेने से आपके एक या दो क्वेश्चंस बन जाएंगे जो स्लोगन्स से आते हैं. यही सब मैक्सिमम पूछे जाते हैं. Which of the following ports is located in Odisha? ओडिशा में फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो पोर्ट लोकेटेड है वो है पारादीप पोर्ट. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है पारादीप पोर्ट. बाकी ये सब पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी ऑप्शन में है, हम लोग एक बार देख लेते हैं. एंड आप लोग इस मैप को, ये जो मैप मैंने मेंशन किया है, ये मैप आप अच्छे से देख लीजिए. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मेंशन है. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं. कांदला पोर्ट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? देन इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात. मुंबई सी पोर्ट एज वेल एज जवाहर नेहरू नवसेवा पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू नवसेवा पोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र मुंबई. देन विशाखापट्टनम या तो फिर विजाग पोर्ट, इट इज़ इन आंध्र प्रदेश. मर्मागोआ पोर्ट गोवा. न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका. चेन्नई पोर्ट कहाँ पे? देन विनोक तमिलनाडु. कोचीन पोर्ट केरला. हल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल. ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट से आप लोग प्लेस याद रखिए, दैट इज स्टेट. रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया एंड उमा शर्मा आर फेमस एक्सपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म. देन ये 4 पर्सनैलिटीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, ये सब कथक के एक्सपोनेंट्स है. तो आप लोग ये 4 नेम्स याद रखिए. नेक्स्ट ईयर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि उमा शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म. एंड ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है. रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, देन कुमुदिनी लखिया एंड उमा शर्मा, ये सभी कथक के एक्सपोनेंट्स है. करेक्ट आंसर इज कथक. The forces exerted on a body during a short period is. शॉर्ट पीरियड के लिए जो फोर्स एक्सर्ट किया जाता है वो होता है इम्पल्स. इसी के साथ साथ हम बाकी सब भी देख लेते हैं. व्हाट इज़ प्रेशर, व्हाट इज़ सरफेस टेंशन एंड व्हाट इज़ टेंसाइल स्ट्रेस. देन सरफेस टेंशन वो होता है जो एक लिक्विड बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट होता है जिसके वजह से वो अपना शेप मिनिमम से मिनिमम एंड साइज मिनिमम कर लेता है, तो वो होता है सरफेस टेंशन. ये देखिए वाटर का शेप गोल क्यों होता है? फॉर एग्जांपल जब रेन फॉल होता है तो उसके ड्रॉप्स गोल क्यों होते हैं? देन एक्सटर्नल फोर्स जो चारों तरफ से उसका फोर्स होता है, उस वजह से, उस प्रेशर की वजह से वो गोल हो जाता है एंड मिनिमम सरफेस एरिया कवर करता है, दैट इज सरफेस टेंशन. प्रेशर कोई भी लिक्विड या सॉलिड या तो फिर गैस जो प्रेशर फोर्स एक्सर्ट करता है जिस ऑब्जेक्ट में वो कंटेन्ड है या तो फिर जहाँ पे वो कंटेन्ड है, दैट इज प्रेशर. प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? देन फोर्स बाय एरिया. देन कम्स टेंसाइल स्ट्रेस. टेंसाइल स्ट्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप एलोंगेट करते हैं तो फिर पुल करते हैं, वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस. एंड जब कंप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, वो होता है कंप्रेस स्ट्रेस. इंडिया प्लेड द फाइनल ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 अगेंस्ट विच कंट्री. 2011 का ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था तब इंडिया ने विनर था. सो इंडिया वॉन
इन 2011 वर्ल्ड कप। एंड किसके अगेंस्ट में था, किस कंट्री को हराया था, देन करेक्ट आंसर इज श्रीलंका को हराया था। तब हमारे कैप्टन कौन थे, देन कैप्टन थे MS धोनी। एंड हम लोगों ने फर्स्ट टाइम के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप ODI का कप जीता था, देन हमने जीता था अंडर कपिल देव इन द ईयर 1985। यहाँ पे आप पॉइंट्स देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ एक और पॉइंट आप लोग याद रखिए, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा बट सिंस जीता था 2 ही बार अब तक, तो इंडिया वन बाय 6 विकेट्स डिफीटिंग श्रीलंका। एंड 1985 का जब क्रिकेट हुआ था तब हमारे कैप्टन थे कपिल देव। इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया था एंड विकेट्स कितने लिए थे, देन 8 विकेट्स। कहाँ पे हुआ था, होस्ट कंट्री कौन सा था, देन ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड था होस्ट कंट्री। इसी के साथ साथ 2024 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है उसमें कौन विनर रहा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। रिसेंट का न्यूज़ है, इंडिया ऑलरेडी हार गया, मैं आपको बता देती हूँ। इंडिया हमारा रनर अप रहा है। किसने हराया इंडिया को ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। मोहिनीअट्टम इस ए क्लासिकल डांस स्टाइल बिलोंग्स टू डैश। मोहिनीअट्टम जो है ये क्लासिकल डांस स्टाइल है ऑफ द स्टेट ऑफ केरला। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया केरला। एंड इसी के साथ साथ हम मोहिनीअट्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चंस को डिफिकल्ट किया जाता है आपको इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा कि मोहिनी का जो मोहिनीअट्टम में मोहिनी वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, देन इट मीन्स टेम्पट्रेस। अट्टम मीन्स डांस, इस वर्ड से फॉर्मेशन हुआ है मोहिनीअट्टम का। कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या तो फिर म्यूजिक इंक्लूड होते हैं मोहिनीअट्टम में, देन वीणा, फ्लूट, मदल्लम, इडक्का, ये चारों आप लोग याद रखना। बाकी इट इज़ परफॉर्म बाय वुमेन एंड इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम भारतनाट्यम एंड कथकली। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन वर्ड का मीनिंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोहिनीअट्टम। इसी के साथ साथ हमारे इंडियन क्लासिकल डांस 8 फॉर्म के हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी एंड अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 26 ऑल्सो है क्लासिकल डांस एंड टोटल 9 हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा एंड सत्रिया असम। ये 8 क्लासिकल डांसेस है ऑफ इंडिया। Which of the following is not a feature of Indian political party system? Indian political party system का following options में से कौन सा फीचर नहीं है, then सिंगल पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, तभी ऑपोजिशंस होते हैं, फैक्शंस एंड डिफेक्शंस भी है। इफेक्टिव ऑपोजिशन को लैक करने की वजह से कोई एक पार्टी ही साल बाद साल वही जीतते रहते हैं एंड कंटिन्यूअस वो लोग 2 टर्म 3 टर्म के लिए विनर रहते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव ऑपोजिशन। ये फीचर्स है इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का। ये देखिए ये मेन फीचर्स मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए। सिंस इसी साल इलेक्शन हुआ है लोकसभा का तो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सिंगल पार्टी सिस्टम। Which of the following was the first सत्याग्रह मूवमेंट led by महात्मा गांधी in British India? ब्रिटिश इंडिया में जब महात्मा गांधी 1915 को रिटर्न हुए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका, फर्स्ट टाइम के लिए कौन सा मूवमेंट हेल्ड किया था, मास मूवमेंट? देन इट वाज चंपारण सत्याग्रह। कब हेल्ड किया था? देन इन 1917। ये क्यों हुआ था? देन इंडिगो कल्टिवेटर्स जो थे उन्होंने टैक्स के अगेंस्ट में ये सत्याग्रह किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है चंपारण सत्याग्रह। किसने लेड किया? महात्मा गांधी ने इन द ईयर 1917 अगेंस्ट फोर्स इंडिगो कल्टीवेशन। जो प्लांटर्स थे उन्होंने कम पैसे में ज़बरदस्ती इंडिगो कल्टीवेशन कराने की वजह से एंड टैक्स लिया करते थे, तो इस वजह से था चंपारण सत्याग्रह। इसी के साथ साथ हम बाकी खेड़ा सत्याग्रह, रौलाट सत्याग्रह एंड बरदौली सत्याग्रह भी एक बार देख लेते हैं। बरदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ। किसने लेड किया? देन सरदार वल्लभ भाई पटेल। वाई? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनजस्ट रेसिंग ऑफ टैक्सेस। ये कहाँ पे लोकेटेड है? बरदौली, गुजरात। खेड़ा सत्याग्रह ये भी गुजरात 1918 में हुआ, लेड बाय महात्मा गांधी। क्यों? देन रेवेन्यू कलेक्शन जो वो लोग कर रहे थे वो अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम एंड रिलैक्सेशन इन रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से ये था, टैक्स ज़्यादा लेने की वजह से एंड ड्यू टू क्रॉप फेलियर। सबसे इंपॉर्टेंट है रेवेन्यू कलेक्शन। देन कम्स रौलाट सत्याग्रह। ये कब हुआ था? 1919 में ड्यू टू द रौलाट एक्ट। रौलाट एक्ट क्या था? रौलाट एक्ट ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है या तो फिर एनर्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे विदाउट एनी प्रूफ। तो इसके अगेंस्ट में जो सत्याग्रह था वो था रौलाट सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? देन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर चंपारण सत्याग्रह है एंड बाकी पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए।
डॉक्टर तीजन बाई इज़ अ रिनाउंड फॉक डांसर फ्रॉम द स्टेट ऑफ डैश। डॉक्टर तीजन बाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, शी बिलोंग्स टू छत्तीसगढ़। शी इज़ अ फॉक डांसर, पंडावनी फॉक डांस जो है छत्तीसगढ़ का फॉक डांस है, ऐसे भी क्वेश्चंस बनता है। एंड वो तीजन बाई परफॉर्म करती है, जिस वजह से इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है इन द ईयर 2019। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। एंड पद्म विभूषण कब मिला? 2019 में। वाई? देन फॉक डांस पंडावनी, पंडावनी किस स्टेट का फॉक डांस है? देन छत्तीसगढ़। The fundamental vocabulary of dash dance constitutes mock combat techniques, stylish gaits of birds and animals, movements modeled on the chores of village housewives and mostly performed by male dancers in eastern India। देखिए इस तरीके से जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो हम लोग नर्वस हो जाते हैं, बट याद रखिए जब भी क्वेश्चंस लॉन्ग होते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो उसका आंसर इजी होता है। ये देखिए ईस्टर्न इंडिया में जो डांस परफॉर्म किया जाता है फॉलोइंग ऑप्शंस में से, जिसमें बर्ड्स एंड एनिमल्स दिखाए जाते हैं, मॉक, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट फीचर है, मॉक किया जाता है, देन दैट इज छाऊ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है छाऊ। छाऊ कितने टाइप्स के हैं? बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, दैट इज सरकेलिया छाऊ, झारखंड, पुरुलिया छाऊ, वेस्ट बंगाल, मयूरभंज छाऊ, उड़ीसा। इस छाऊ डांस को अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हमारा 9th क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किया गया है एंड 2010 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। छाऊ वर्ल्ड को किसने इंट्रोड्यूस किया था? देन वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया था छाऊ डांस को गंभीर सिंह मुड़ा ने, एंड दैट इज़ वाई ही ऑल्सो गॉट पद्मश्री इन 1981। तो ये इंपॉर्टेंट है, गंभीर सिंह मुड़ा किस डांस के साथ एसोसिएटेड है, ऐसा क्वेश्चन बनने से करेक्ट आंसर विल बी छाऊ। The रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन डैश। रेड फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? वी ऑल नो दिल्ली में लोकेटेड है। ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, हम सब आंसर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड फोर्ट कब बिल्ड किया गया था? देन May 12, 1639 बाय होम? देन बाय शाहजहां। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, लास्ट ईयर पूछा गया या तो फिर 2023 का क्वेश्चन है ये, बेसिकली लास्ट ईयर पूछा गया, तो अगले साल या तो फिर इस साल के एंडिंग में जो भी एग्जाम्स में उसमें पूछा जा सकता है कि रेड फोर्ट कब एस्टेब्लिश किया गया था। स्पेसिफिकली डेट आपको 1639 दे देगा, May 10, 11, 12, 13 इस तरीके से डेट देने से, ताकि कंफ्यूज ना हो, तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। द ऑथर ऑफ मालगुडी डेज इज। मालगुडी डेज बहुत फेमस राइटिंग है, ऑथर कौन थे? देन R.K. नारायण। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है R.K. नारायण। इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम लोग देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम्स में। सारे बुक्स याद करना हालांकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनके बहुत राइटिंग्स हैं। इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, द एमरल्ड रोड, द गाइड, द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। ये सभी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में रिपीटेडली, तो इन सबको आप लोग याद कर लीजिए। रिटन बाय R.K. नारायण। कैमल्स आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। कैमल्स किस टाइप के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? वी ऑल नो कि एरिड क्लाइमेट, दैट इज़ राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में कौन सा फॉलोइंग ऑप्शंस में से क्लाइमेटिक कंडीशन है? या तो फिर फॉरेस्ट है, देन थॉर्न एंड श्रब्स है, दैट इज़ कांटेदार कैक्टस जो होते हैं वो सब राजस्थान में पाए जाते हैं। थॉर्नी श्रब्स एंड बुशेस है कहाँ पे? राजस्थान में, वहाँ पे कैमल्स पाए जाते हैं एरिड क्लाइमेट में। क्लाइमेट भी याद रखिए एरिड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थॉर्न फॉरेस्ट एंड श्रब्स। Under whom among the following British Governor Generals was the new policy of paramountcy initiated in British India by the East India Company? Then doctrine of paramountcy या तो फिर new policy of paramountcy किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये क्वेश्चन यही है, लंबा होने से भी इसका आंसर इजी है, दैट इज लॉर्ड हेस्टिंग। वी ऑल नो doctrine of paramountcy was introduced by Lord Hastings। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया लॉर्ड हेस्टिंग्स। एंड इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? देन ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा पावर दे दिया गया था देन इंडियन स्टेट्स। देन गवर्नर जनरल जो थे तब के, उनको राइट टू इंटरवीन दे दिया गया था, दैट इज़ इंडियन राज्य में, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में वो इंटरवीन कर सकते हैं, दैट इज़ हमारे मैटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं। राजा के जो मैटर्स हुए, डिसीजन हुए, उनमें इंटरफेयर कर सकते हैं। देन पॉलिसी, ये जो पॉलिसी था इसने कंपनी का एनेक्सेशन जस्टिफाई कर दिया था कि किसी भी इंडियन स्टेट को वो लोग एनेक्स कर सकते हैं, दैट इज़ अपने अंडर ले सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर। यही डॉक्ट्राइन ऑफ पैरामाउंसी था जिसके अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा सुप्रीम पावर बन गया। किसने इंट्रोड्यूस किया था? देन लॉर्ड हेस्टिंग्स। पर्युषण पर्व इज अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़? पर्युषण पर्व फॉलोइंग ऑप्शंस में से जैन कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल। तो करेक्ट आंसर इज पर्युषण पर्व इज अ फेस्टिवल ऑफ जैन्स।
Who coined the word cell in the 1600s from the Latin word cellula meaning small room? Cellular word जो था उस वर्ड को किसने कॉइन किया था? उस वर्ड से सेल वर्ड आया है, किसने कॉइन किया था? देन रॉबर्ट हुक ने सेल वर्ड को कॉइन किया था। कब डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने सेल? हु डिस्कवर्ड सेल? डायरेक्टली इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। देन रॉबर्ट हुक विल बी द करेक्ट आंसर। इन द ईयर 1665 इन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रॉबर्ट हुक। इन द ईयर 1665 ही डिस्कवर्ड सेल। Which of the following is a feature of microfinance institutions? Following options में से कौन सा microfinance institution का feature है? Then फाइनेंशियल सर्विस टू डिसएडवांटेज पीपल। देखिए जो लो इनकम ग्रुप के पीपल होते हैं, दैट इज़ जो बीपीएल कैटेगरी के हुए या तो फिर बिलो 8 lakhs के इनकम हुए, उनको बेसिकली लोन देना होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का काम, जो लोअर इनकम ग्रुप के होते हैं। तो कॉर्पोरेट्स को, यूनियन मिनिस्टर्स को या तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लोन देने का काम बैंक का होता है। किसी भी कमर्शियल बैंक पे ये लोग जाने से लोन इनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट जो लो इनकम ग्रुप के पीपल होते हैं उनको लोन ईजिली प्रोवाइड किया नहीं जाता है बाय बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स से। तो उनके लिए होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इनका काम होता है डिसएडवांटेज्ड पीपल को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फाइनेंशियल सर्विस टू डिसएडवांटेज्ड पीपल इज वन ऑफ द फीचर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। Which of the following states became the overall champion in both the men's and women's categories in 2023? जनजातीय खेल महोत्सव। जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का जो हुआ उसमें मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में कौन सा स्टेट ओवरऑल चैंपियन रहा? देन ओडिशा रहा ओवरऑल चैंपियन। ये खेल महोत्सव जो था फर्स्ट था एडिशन, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 2023 में हुआ, उसके बाद और नहीं हुआ। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ जनजातीय खेल महोत्सव हेल्ड इन 2023 इन ओडिशा भुवनेश्वर। कलिंगा यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये खेल महोत्सव हुआ। विनर कौन रहा? देन वो भी ओडिशा ही रहा। एंड इसका जो मैस्कॉट था वो भी इंपॉर्टेंट है। भीमा वॉज द मैस्कॉट ऑफ फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए, इससे इतना ही क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओडिशा। द मोहोरोविसिक और मोहो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स डैश। मोहोरोविसिक या तो फिर मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वो अर्थ के कोर को मेंटल से सेपरेट करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया अर्थ कोर एंड मेंटल। हमारे डिफरेंट 5 टाइप्स के डिसकंटिन्यूटीज़ है जो लिथोस्फीयर के सेगमेंट्स को सेपरेट करता है। हम उन सबको एक बार देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी, मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी और मोहोरोविसिक मोहो, दैट इज देन रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। इन 5 डिसकंटिन्यूटीज़ है जिनमें से कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करता है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट को। मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करता है अपर का जो क्रस्ट है वो होता है ऊपर वाला क्रस्ट। क्रस्ट के 2 पोर्शन है, देन लोअर क्रस्ट और फिर मेंटल के भी 2 पोर्शन है, अपर मेंटल लोअर मेंटल। जो लोअर क्रस्ट है एंड अपर मेंटल है उसको सेपरेट करता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी को अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को सेपरेट करता है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। देन कम्स गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ये मेंटल के लोअर पोर्शन जो है उसको और आउटर कोर को सेपरेट करता है। देन कम्स लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन आउटर कोर एंड इनर कोर। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिए, क्वेश्चंस बनता है इनमें से। PT Usha is the president of which of the following association? Then PT Usha जो है currently Indian Olympic Association की president है। तो correct answer is PT Usha is the president of Indian Olympic Association। इसी के साथ साथ हम कुछ important personalities देख लेते हैं related to sports। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के currently president कौन है? Then हिमंत विश्व शर्मा। ये किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, होमवर्क है। ये प्रेजेंटली एक स्टेट के ऑफ इंडियन स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, चलिए मैं क्लू दे देती हूँ उनका, ये चीफ मिनिस्टर है। ये कब से कब तक रहेंगे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट? देन 2022 से 2026 तक। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बच। देन प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज BCCI के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी। प्रेसिडेंट ऑफ NRAI दैट इज नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके प्रेसिडेंट है कलिकेश नारायण सिंह देव। आपका होमवर्क है कि एडिशनल चार्ज प्रेसिडेंट का किन के पास है? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। ये दोनों होमवर्क्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी कृष्ण कुमार वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? जी कृष्ण कुमार कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस में से महारत्न कंपनीज के
चेयरमैन है, देन करेक्ट आंसर इज भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के करेंटली जो चेयरमैन है ही, एंड चेयरमैन के साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, यही कौन है, देन जी कृष्ण कुमार, नेम आप लोग याद रखिए। इसी के साथ साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के कौन है करेंटली चेयरमैन, देन अरविंदर सिंह शाहनी। ONGC के करेंटली चेयरमैन एंड CEO कौन है, देन अरुण कुमार सिंह। एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर करेंटली है पुष्प कुमार जोशी। ये पॉइंट्स आप लोग याद रखें, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है महारत्न कंपनी से, तो इनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है सिंस भारत पेट्रोलियम के ऑलरेडी पूछ चुके हैं, तो ये सब पॉइंट्स भी आप लोग याद रखिए जो ऑप्शंस में थे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPSC? UPSC का फुल फॉर्म क्या है हम सभी को पता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनमें से भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको UPSC का भी फुल फॉर्म नहीं पता, तो आप लोग ध्यान दीजिए। UPSC का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। करेंटली उसके चेयरपर्सन कौन है, देन करेंटली श्री इज प्रीति सुदान। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, देन मनोज सोनी थे इनके पहले, इनको रिप्लेस करके करेंटली प्रीति सुदान इज द चेयरमैन ऑफ और चेयरपर्सन ऑफ UPSC। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डज एन राजम प्ले? एन राजम जो है आप पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज़ अ वेरी फेमस वायलिन प्लेयर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया वायलिन। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट वायलिनिस्ट देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इट इंक्लूड्स गणेश एंड कुमारेश, ये दोनों ब्रदर्स है, बहुत फेमस है वायलिन के लिए। MS गोपाल कृष्णन, इनका क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट ईयर भी पूछा गया है। HK वेंकटरमन, अक्कराई शुभलक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण शंकर, L सुब्रमण्यम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो ये सभी नेम्स आप लोग याद रखिए जो वायलिनिस्ट है, इनका नेम ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। Who was the first Indian woman to write an autobiography and also the first to do so in Bengali in her book titled Amar Jibon, which was published in 1876? फर्स्ट इंडियन वुमन टू राइट एन ऑटोबायोग्राफी कौन थी, देन इट वाज रसुंदरी देवी। इन्होंने किस लैंग्वेज में अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था, देन बंगाली में लिखा था। इनके बुक का नेम क्या था, इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनता है। देन अमर जीवन वाज हर ऑटोबायोग्राफी, कब पब्लिश हुआ था, इन द ईयर 1876। सिंस ये फर्स्ट वुमन है तो इनका क्वेश्चन बार बार बनता है, आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर है रसुंदरी देवी। यूजुअली हम लोग इस तरीके के पॉइंट्स याद नहीं रखते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं यही आपका बेसिकली सिलेक्शन डिटरमाइन करता है। बाकी क्वेश्चंस तो सबको आते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस जो कम से कम स्टूडेंट्स को आते हैं वही सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट है। वेयर इज़ विवेकानंद रॉक मेमोरियल सिचुएटेड? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये कन्याकुमारी में सिचुएटेड है। तो करेक्ट आंसर इज कन्याकुमारी, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज़ विवेकानंद रॉक मेमोरियल। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप लोग ज़रूर विजिट करें। एंड इसी के साथ साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कन्याकुमारी। एंड हम स्वामी विवेकानंद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस है। इट इंक्लूड्स स्वामी विवेकानंद वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863। इनका डेट ऑफ बर्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी वी सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे, दैट इज 12 जनवरी। इनके बर्थ एनिवर्सरी के ओकेशन पे हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। कहाँ पे ये बॉर्न हुए थे, देन कोलकाता में। एंड इस साल के 2024 के नेशनल यूथ डे का थीम क्या था, देन अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड। डायरेक्टली आपसे थीम भी पूछा जा सकता है या तो फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये जो स्लोगन है दैट इज अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड, ये किसने कहा था, देन इट इज़ अ क्योर्ड गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। आप लोग इस तरीके से भी याद रखिए। इन्होंने रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया था या तो फिर फाउंड किया था, कब, देन इन 1897। इनका क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है, कहाँ पे, देन कोलकाता। देन विवेकानंद जी का जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था रिलीजन्स का, चिकागो में जब हेल्ड हुआ था इन द ईयर 1893, वहाँ पे उनका स्पीच बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। उसके बाद से वो ज़्यादा फेमस हो गए एंड बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, कहाँ पे हुआ था, चिकागो USA। कब हुआ था, 1893। किस वजह से ये फेमस हुए थे, देन इनके स्पीच की वजह से। इन्होंने स्टार्ट किया था विथ द वर्ड्स बेसिकली यू कैन से आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, इस तरीके से कुछ इन्होंने स्टार्ट किया था, जिस वजह से बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्पीच था एंड अब भी याद करते हैं लोग उनको। तो आप लोग ये पॉइंट्स याद रखिए। आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी अमॉन्ग द फॉलोइंग
फॉलोइंग ऑप्शंस में से वेक्टर क्वांटिटी कौन से है? देन फॉलोइंग ऑप्शंस में से ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बाकी एनर्जी, मास एंड डेंसिटी ये तीनों स्केलर क्वांटिटीज है। स्केलर क्वांटिटीज कौन से होते हैं? जिन क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड तो होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो होता है स्केलर क्वांटिटीज। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, मास, एनर्जी एक्सेट्रा। एंड वेक्टर क्वांटिटीज कौन से होते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं उन क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी, ड्रैग एक्सेट्रा। ये एग्जांपल्स आप लोग याद रखिए, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं इनके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। The Palace of Illusion, a rendition of the Hindu epic Mahabharata, was written by which of the following novelist? The Palace of Illusion is a very famous novel of the famous Indian writer चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ये इनका नेम आप लोग याद रखिए। ये वाला नॉवल बहुत ही ज़्यादा इनका पूछा जाता है। इसी के साथ साथ हम लोग इनके और अलग नॉवेल्स देख लेते हैं जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इट इंक्लूड्स द लास्ट क्वीन, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, सिस्टर ऑफ माई हार्ट, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स, वन अमेजिंग थिंग। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है द पैलेस ऑफ इल्यूशंस, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किसने लिखा है? देन चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। अंडर विच एक्ट वॉज द रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन एस्टेब्लिश्ड ओवर इंडिया? ब्रिटिश क्राउन का रोल किस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ था? देन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को क्वींस प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था? करेक्ट आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसके अकॉर्डिंग दैट इज क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 के अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, दैट इज ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, इन्होंने अपना पावर ट्रांसफर कर दिया था टू द ब्रिटिश क्राउन को। व्हाट इज क्वींस प्रोक्लेमेशन? देन ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। ये था क्वींस प्रोक्लेमेशन। कब ये हुआ था? ये इशू किया गया था ऑन 1 नवंबर 1858। तब से हमारा जो पावर है हमारे इंडिया को कंट्रोल करने का, वो क्वीन के पास चला गया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। एंड इसी को इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को फॉलो करके हुआ था, क्योंकि जब 1857 का वार हुआ था, दैट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तब ब्रिटिशर्स के जो क्वीन थे, एडमिनिस्ट्रेशन थे, उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे से इंडिया को संभाल नहीं सकता, जिस वजह से ये वार हुआ। उसके बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन पास किया गया ऑन नवंबर 1, 1858। द कोलार रीजन ऑफ कर्नाटका इज़ फेमस फॉर विच मिनरल फ्रॉम द फॉलोइंग? कोलार रीजन जो है कर्नाटका का, दैट इज़ फेमस फॉर गोल्ड। तो करेक्ट आंसर इज़ गोल्ड। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है? ये KGF मूवी का पिक्चर है। KGF मूवी जो था वो कर्नाटका के कोलार गोल्ड फील्ड पे ही था। KGF कोलार गोल्ड फील्ड। तो इस तरीके से आप लोग ताकि याद रख सके, इसलिए मैंने ये इमेज डाल दिया। ये कोलार गोल्ड फील्ड का एक पिक्चर है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया गोल्ड। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट गोल्ड माइंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है गोल्ड का, वो है कर्नाटका, लेकिन जो लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है वो है बिहार। लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व अगर पूछा देन दैट इज़ बिहार, बट लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसर अगर पूछा दैट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका प्रोड्यूसर्स अबाउट 80% ऑफ गोल्ड इन इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ गोल्ड। इंपॉर्टेंट कुछ गोल्ड ओर्स देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स हुट्टी गोल्ड माइंस। हुट्टी गोल्ड माइंस जो है कर्नाटका में लोकेटेड है। ये लार्जेस्ट गोल्ड माइन ऑफ इंडिया है प्रेजेंटली। एंड कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका। लावा गोल्ड माइंस झारखंड में लोकेटेड है। सोनभद्रा गोल्ड माइंस उत्तर प्रदेश में। सिंघम गोल्ड माइंस झारखंड में लोकेटेड है। इस तरीके से आपको गोल्ड माइंस देके स्टेट्स पूछ दिया जाता है, तो आप लोग याद रखिए। इन फेंसिंग अ कंटेस्ट बिटवीन द टू फेंसर्स इज नोन एज डैश। फेंसिंग में जो दो कंटेस्टेंट्स के बीच में ये फेंसिंग होता है, इसमें दो फेंसर्स के बीच में जो कंटेस्ट होता है, इन फेंसिंग अ कंटेस्ट बिटवीन द टू फेंसर्स इज नोन एज डैश। देखिए, फेंसिंग एक स्पोर्ट है जिसमें दो फेंसर्स के बीच में कंटेस्ट को कहा जाता है बोट। तो करेक्ट आंसर इज बोट। इसी के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फेंसिंग के देख लेते हैं। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फेंसिंग है। फॉर एग्जांपल, जिसमें भी आपको दिखे क्वाइंट, देखिए क्वार्ट, टीयर्स, ये सब बेसिकली ऑक्टेव, इस तरीके से नंबर के जो टर्मिनोलॉजीज है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? देन फेंसिंग के साथ। एंड इसी के साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए और याद कर लीजिए। इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए, तो आपको सब कंटेंट्स मिलता रहेगा ना, अपडेटेड रहेंगे आप लोग।
In which year has the government of India instituted Arjuna Award to recognize outstanding achievement in national sports event? National sports event में अर्जुना अवार्ड को कब इंस्टीट्यूट किया गया? देन अर्जुना अवार्ड वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1961. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया 1961. ये आप देख सकते हैं, मैंने अर्जुना अवार्ड जो 2024 के 9 जनवरी को दिया गया, दैट इज़ पराक्रम दिवस के दिन, बट ये 2023 के अर्जुना अवार्ड्स है. 2024 के जो है फिर अगले साल 2025 में दिए जाएंगे. तब तक अर्जुना अवार्डीज जो है 2023 के 2024 में जो दिए गए कितने हैं? देन 26. आप नंबर याद रखिए, सबको याद करने का ज़रूरत नहीं है. बाकी इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं, आप लोग अगर हो सके सबको ही याद कर लीजिए, नहीं हो सके तो जो करंटली न्यूज़ में रहते हैं उनके स्पोर्ट्स के साथ, कौन से स्पोर्ट के साथ वो लोग एसोसिएटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है. तो आप टेबल से को एक बार गो थ्रू कर लीजिए. इसी के साथ साथ हमारे अर्जुना अवार्ड जो है इंडिया का सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है. तो फर्स्ट कौन सा हो गया? हाईएस्ट जो स्पोर्टिंग ऑनर है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो 2024 में दिया गया बट ऑफ 2023. किन दोनों पर्सनैलिटीज़ को दिया गया? देन वेरी फेमस बैडमिंटन डुओ सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन दोनों को दिया गया हमारे इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड, दैट इज़ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड. अर्जुना अवार्ड 26 स्पोर्ट्स पर्सन को मिला. एंड इसी के साथ साथ एक और पॉइंट, दैट इज़ हमारे जो नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं उनमें टोटल 6 अवार्ड्स होते हैं, जिनमें से द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया गया? देन द्रोणाचार्य अवार्ड गणेश प्रभाकरन मलखम्ब से एसोसिएटेड है, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स, ललित कुमार रेसलिंग, इस तरीके से आप बाकी सब भी देख लीजिए. देन ध्यानचंद अवार्ड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, इसमें यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप करते हैं उनको दिया जाता है. टॉपर कौन थे या तो फिर विनर? दैट इज़ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और अमृतसर. इस तरीके से आप लोग ये सारे अवार्ड्स याद कर लीजिए, क्वेश्चंस बन रहे हैं इनसे, इंपॉर्टेंट है. एंड इन्हीं के साथ साथ हमारे कितने होते हैं नेशनल स्पोर्ट्स के अवार्ड्स? देन टोटल 6 टाइप्स के दिए जाते हैं प्रेजेंटली. आल्टा तड्डी इज सेलिब्रेटेड इन. आल्टा तड्डी एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है. कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? बेसिकली आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है. वहाँ पे जो अनमैरिड गर्ल्स होती है, अनमैरिड वुमेन होती है, वो लोग देवी गौरी को अच्छे हस्बैंड के लिए एंड हैप्पी वेडिंग लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए प्रे करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं फ्रॉम देवी गौरी, दैट इज़ दुर्गा देवी, उनसे ब्लेसिंग लेते हैं इस फेस्टिवल में. बहुत फेमस फेस्टिवल है. कहाँ पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश में. क्या है फेस्टिवल का नेम? आल्टा तड्डी. टू विच स्टेट डज सत्रिया क्लासिकल डांस बिलोंग? सत्रिया क्लासिकल डांस किस स्टेट का है? देन ये आसाम का क्लासिकल डांस है. करेक्ट आंसर इज आसाम. इसी के साथ साथ हमारे जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी 8 है हमारे बेसिकली क्लासिकल डांस फॉर्म्स, बट अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग हमारे 9 क्लासिकल डांस है. 9th कौन सा है? देन छाओ. बाकी जो 8 है वो 8 इंक्लूड करके एक और छाओ इंक्लूड करके अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर 9 है, बट अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक एकेडमी एंड द नृत्य शास्त्र वी हैव 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स. वो सब कौन से हैं हम एक बार देख लेते हैं. भारतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कथकली ऑफ केरला, कथक ऑफ नॉर्दर्न इंडिया या तो फिर उत्तर प्रदेश आप कह सकते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी ओडिशा, क्षत्रिय असम. जो हमारे क्लासिकल डांस है उनके 8 बेसिक टैनलिटीज़ होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं. श्रृंगार लव, हास्य ह्यूमरस, दैट इज़ कुछ फनी टाइप का, करुणा सौरो जो दुख का हो, रौद्र एंगर, वीर हीरोइज्म, भयानक फियर, बिभत्स डिस्गस्ट, अद्भुत वंडर. ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए. जब क्वेश्चंस को टफ करना होता है तो इस तरीके से आपको मीनिंग्स पूछ दिया जाता है, या तो फिर कितने बेसिक टेक्निकलिटीज़ है क्लासिकल डांस के, आपको ये तीनों करेक्ट दे देंगे या एंड कोई एक ऑप्शन में कुछ एक अलग डाल देगा, तो उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सारे के सारे अच्छे से जानने पड़ेंगे. तो आप लोग एक बार ध्यान से इन सबको गो थ्रू कर लीजिए. Who among the following was the first person from Odisha to receive Padma Vibhushan in 2000? पद्म विभूषण रिसीव करने वाले फर्स्ट ओडिशी पर्सन कौन थे? देन ही वॉज डांसर. देन ये पिक्चर देख सकते हैं कौन थे? देन केलुचरण महापात्र. केलुचरण महापात्र कौन से डांस के साथ एसोसिएटेड है? क्लासिकल डांस ऑफ ओडिशा, दैट इज ओडिशी के साथ एसोसिएटेड है. एंड ये फर्स्ट पर्सन बन जाते हैं फ्रॉम ओडिशा टू रिसीव पद्म विभूषण. किस साल में मिला ये भी पूछा जाता है. देन 2000 में. ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिए. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है केलुचरण महापात्र एसोसिएटेड विद ओडिशी.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, फॉलोइंग ऑप्शंस में से फंक्शन ऑफ मनी कौन सा नहीं है। देन बार्टर सिस्टम, आप देख के ही बोल सकते हैं इसमें ये कब चलता था, जब मनी नहीं था तभी बार्टर सिस्टम, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आप कुछ सामान दीजिए एंड अगला सामान आपको जो ज़रूरत है आप ले लीजिए, इस तरीके के सिस्टम को कहा जाता था बार्टर सिस्टम। मनी जब प्रेजेंट नहीं था, अवेलेबल नहीं था, तब बार्टर सिस्टम चलता था, मनी के आने के बाद बार्टर सिस्टम बंद हो गया, तो ये वाला जो फंक्शन है मनी का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मनी, बार्टर सिस्टम इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। इसी के साथ साथ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी के, आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए। According to the census of India 2011, what was the population density recorded in Bihar? Population density बिहार का कितना था according to census of India 2011? Then it was 1106 persons per kilometer square. ये क्यों पूछा गया? Because बिहार is the most densely populated state. Highest population density इंडिया के कौन से स्टेट का है? Then बिहार का है. And कितना है उसका population density? Then 1106 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, लेकिन मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार। लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट सिक्किम है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है अरुणाचल प्रदेश विथ 17% पर किलोमीटर स्क्वायर। यूनियन टेरिटरी विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली, एज वेल एज हाईएस्ट पॉपुलेशन भी है यूनियन टेरिटरी और के कैटेगरी में दिल्ली का। देन लिस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी जो है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एज वेल एज लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का है। ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखिए। 2011 सेंसस से जब तक अगला सेंसस नहीं हो जाता क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम बन रहे हैं, तो आपका 1 मार्क तो बन जाएगा एटलीस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डैश। कार्बोहाइड्रेट्स को ह्यूमन बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ग्लूकोज। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। दैट इज ग्लूकोज कहाँ पे स्टोर किया जाता है? देन ग्लूकोज लिवर एंड मसल्स में स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये पॉइंट आप लोग याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स के टू मेन फॉर्म्स होते हैं, शुगर्स एंड स्टार्चेस। शुगर इंक्लूड फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज ये सब किसके टाइप से या तो फिर किसके फॉर्म से अगर इस तरीके से क्वेश्चन बनता है देन इट विल बी शुगर। देन सलाइवा एक स्पेशल एंजाइम कंटेन करता है, जो हमारे मुंह पे जो ललाट होती है दैट इज सलाइवा, वो एक स्पेशल एंजाइम कंटेन करती है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च के डाइजेशन में। हमारा कौन सा डाइजेशन सबसे पहले मुंह में स्टार्ट होता है? अगर इस तरीके से पूछे सलाइवा सलाइवा के एंजाइम की वजह से किसका डाइजेशन मुंह पे स्टार्ट होता है, देन इट विल बी स्टार्च। देन एक एंजाइम होता है एमिलेस जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को। जो स्टार्च में को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम स्पेशल एंजाइम है वही है एमिलेस। एंड सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड लिपेस विच ब्रेक डाउन फैट। फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए लिपेस एंड सलाइवा स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए एमिलेस। ये दोनों क्या है? ये दोनों स्पेशल एंजाइम है। कहाँ पे पाए जाते हैं? देन सलाइवा में। विच इंडियन म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विद तबला? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो तबला के साथ एसोसिएटेड है वो है पंडित रविशंकर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज एसोसिएटेड विद शहनाई। विच इंडियन म्यूजिशियन इज एसोसिएटेड विद तबला? फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो तबला के साथ एसोसिएटेड है वो है जाकिर हुसैन। पंडित रविशंकर इज एसोसिएटेड विद सितार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इज एसोसिएटेड विद शहनाई। एंड इलैयाराजा जो है ये राज्यसभा के मेंबर ही बहुत सारे म्यूजिकल फॉर्म्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जाकिर हुसैन। एंड 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज दैट इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई, पंडित रविशंकर, सितार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को पद्म विभूषण दिया गया था इन 2000 फॉर हिज शहनाई। एंड पंडित रविशंकर को कौन सा हाईएस्ट अवार्ड मिला है अब तक वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए अलॉन्ग विथ ईयर। On whose advice did Gandhiji spend a year traveling around the British India to know the people of India? ब्रिटिश इंडिया में 1 साल के लिए किसके एडवाइस के अकॉर्डिंग गांधी जी ने ट्रैवल किया था? देन गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, इनके एडवाइस के अकॉर्डिंग इन्होंने जब 1915 में रिटर्न हुए साउथ अफ्रीका से, तो इंडिया के पीपल के कंडीशंस को जानने के लिए सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप पूरे इंडिया को ट्रैवल कीजिए। तो इन्होंने 1 साल तक इंडिया को पूरा ट्रैवल किया था ऑन द एडवाइस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले। इसी के साथ साथ महात्मा गांधी जी के जो स्पिरिचुअल गुरु थे वो कौन थे? देन ही वाज श्रीमद रामचंद्र एंड पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले।
द वर्ड योकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। योकर वर्ड जो है वो फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस स्पोर्ट का टर्मिनोलॉजी है। स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, तो आप पिक्चर देख के बता सकते हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद क्रिकेट, योकर इज एसोसिएटेड टर्म विद क्रिकेट। इसी के साथ साथ हम क्रिकेट के कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो एसएससी के एग्जाम्स में एंड अदर एनटीपीसी रेलवे के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इट इंक्लूड्स दैट बैट, क्रीपर, डीप, स्ट्राइक रेट, कट, डकवर्थ लेविस मेथड, DLM ये पूछा जाता है। LBW ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्रिकेट। इस तरीके से ये सब इंपॉर्टेंट है। पावर प्ले कहाँ पे होता है एंड व्हाट इज़ पावर प्ले, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। व्हाट इज़ पावर प्ले आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, आपका होमवर्क है। हैट्रिक ये सभी क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड टर्म्स है। Which of the following Indian playback singers received भारत रत्न in 2001? भारत रत्न 2001 में रिसीव करने वाले इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का कौन सा है, भारत रत्न। किस ईयर भारत रत्न इनिशिएट हुआ था वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। 2001 में किस सिंगर को मिला था, फॉलोइंग ऑप्शंस में से आप पिक्चर देख सकते हैं। शी इज़ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को मिला था 2001 में भारत रत्न। शी इज़ नेम स्वर कोकिला, शी इज़ ऑल्सो फेमस स्वर कोकिला। तो स्वर कोकिला किस लेडी का नेम है या तो फिर किस सिंगर का नेम है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। लता मंगेशकर एंड इनका डेथ हुआ है 2022 में। उसके बाद इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए। Which of the following cricket players wrote the autobiography A Century Is Not Enough? A Century Is Not Enough किसका ऑटोबायोग्राफी है, पिक्चर देख के आप बता सकते हैं। द फेमस क्रिकेट प्लेयर सौरव गांगुली जी का ऑटोबायोग्राफी है। क्या है नेम, देन A Century Is Not Enough। इसी के साथ साथ हम और दो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ दैट इज़ युवराज सिंह एंड सचिन तेंदुलकर जी का ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं क्योंकि ये पूछा जाता है। सो व्हाट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ युवराज सिंह, देन इट इज़ द टेस्ट ऑफ माई क्रिकेट, फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। एंड सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी क्या है, देन प्लेइंग इट माई वे। ये दोनों क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, आप लोग ध्यान दीजिए। एंड युवराज सिंह का सिर्फ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बोल के भी आता है, फुल नहीं आने से भी नेम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, देन युवराज सिंह। इन विच सिटी इज इंडिया गेट सिचुएटेड, इंडिया गेट किस सिटी में सिचुएटेड है, देन करेक्ट आंसर इज दिल्ली में सिचुएटेड है इंडिया गेट। वहीं पे अगर गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए देन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दिल्ली। इसी के साथ साथ हम इंडिया गेट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। इट वॉज बिल्ट इन 1931। डिज़ाइनर या तो फिर आर्किटेक्ट कौन थे इंडिया गेट के, देन एडविन लुटियंस। इन्होंने हमारे ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को भी डिज़ाइन किया था। हमारा जो इंडिया गेट है वो किस मॉन्यूमेंट से इंस्पायर्ड है, देन आर्क द ट्रियम्फ इस मॉन्यूमेंट से इंस्पायर्ड है। लोकेटेड नियर द राजपथ, राजपथ का नेम अभी रीनेम क्या किया गया था, देन कर्तव्य पथ। ये भी क्वेश्चंस बना है पिछले साल तो आप ध्यान दीजिए। देन इसी के साथ साथ एक और कंस्ट्रक्शन हुआ था इंडिया गेट के साथ साथ, आपका कौन सा मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट हुआ था, देन अमर जवान ज्योति मेमोरियल। ये भी कंस्ट्रक्ट किया गया था अलॉन्ग विद द इंडिया गेट कंटेम्परेरी पीरियड में। इस तरीके से पूछा जाता है। एंड गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। Who authored the book Poverty and Un-British Rule in India in 1901? 1901 में ये बुक लिखा गया था Poverty and Un-British Rule in India by दादा भाई नारोजी। इसमें इन्होंने हमारे इंडिया के ऑफ दैट टाइम इनकम को, नेशनल इनकम को फर्स्ट टाइम के लिए मेंशन किया था एंड इस बुक को इंस्पायर किया था। इसी बुक में मेंशन था वेल्थ ऑफ नेशंस, ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस थियोरी। इसी बुक में मेंशन था, किसने दिया था, देन दादा भाई नारोजी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दादा भाई नारोजी। इसी के साथ साथ इनके कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। द यूरोपियन एंड एशियाटिक रेसेस, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया, द मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ द पार्सीज, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया पहले भी पूछा गया है। द पॉवर्टी ऑफ इंडिया आप लोग ध्यान रखिए। हमारे दादा भाई नारोजी जो है उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी जाना जाता है। इंडियन ग्लेडस्टोन, हु इज़ नोन एज इंडियन ग्लेडस्टोन, देन दादा भाई नारोजी एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देखिए। देन इन्होंने फाउंड किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी जो है इन्होंने प्रपोज किया था किस ईयर में, देन 1867 में दादा भाई नारोजी ने दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ थियोरी।
फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम वॉज मेड बाय दादा भाई नौरोजी। और हमारा जो 1867-68 में नेशनल इनकम था, पर कैपिटा इनकम कितना था ये भी पूछा जाता है, ₹20 एंड नेशनल इनकम कितना था 340 करोड़। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है, अदरवाइज मैं इंक्लूड नहीं करती। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इररिलेवेंट होते हैं, लेकिन मैंने जो इस पीपीटी में इंक्लूड किया है सारे के सारे रेलेवेंस पॉइंट है एंड एग्जाम्स में पूछे जाने के चांसेस है। तो आप लोग स्किप मत कीजिए एंड ध्यान से इन सभी पॉइंट्स को बारीकी से याद कर लीजिए। The efforts of Malayalam poet Vallathol Narayan Menon and dancer Guru Kalyanikutty Amma brought back and gave a new life to the dance form dash। ये जो डांसर है दैट इज कल्याणीकुट्टी अम्मा एंड नारायण मेनन, ये दोनों किस डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है? एंड मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है, इन दोनों नेम्स को आप लोग याद रखिए, एसोसिएटेड विद मोहिनीअट्टम। वेयर वॉज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन 1906? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है 1906 में फॉर्म हुआ था। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है, कहाँ पे फॉर्म हुआ था? देन ढाका बांग्लादेश में फॉर्म हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ढाका। इसी के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसने फाउंड किया था? देन ख्वाजा सलीमुल्लाह ने फाउंड किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ऑन 30 दिसंबर 1906। इसको फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? आगा खान थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, आगा खान थर्ड, एंड उसके बाद प्रेसिडेंट कौन हुए? देन सुल्तान मोहम्मद शाह। मोहम्मद अली जिन्ना ने ज्वाइन कब किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को? देन 1913 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग याद रखिए। देन इसी के साथ साथ जो कम्युनल आइडिया था, मुस्लिम्स वांट अ सेपरेट नेशन, दैट इज़ जिसके वजह से आज पाकिस्तान जो नेशन है वो फॉर्म हुआ, वो फर्स्ट टाइम के लिए किसने दिया था? देन सैयद अहमद खान। ये एक फिलोसोफर एंड मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी फाउंडेशन रखा था। इन्होंने मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन इस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल इथोस में फर्स्ट टाइम के लिए कम्युनल आइडिया दिया था। एंड सेपरेट मुस्लिम नेशन को फर्स्ट टाइम के लिए वॉइस किसने किया था? दैट इज़ चाहिए, ये आवाज़ किसने उठाया था? मोहम्मद इकबाल ने उठाया था। फर्स्ट टाइम के लिए आइडिया किसने दिया था? सर सैयद अहमद खान, लेकिन इसी को आवाज़ किसने दिया था? देन मोहम्मद इकबाल। Which of the following writers wrote autobiography Truth, Love and a Little Malice? Truth, Love and a Little Malice is the autobiography of खुशवंत सिंह। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है खुशवंत सिंह। एंड इसी के साथ साथ इनके कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। द वॉइस ऑफ गॉड, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली अ नॉवल, द कंपनी ऑफ वुमेन, व्हाई आई सपोर्टेड द इमरजेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये सभी पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिए। The Pradhan Mantri Mudra Yojana scheme provides loan up to dash to the non-corporate, non-small firm and micro entrepreneurs। मुद्रा स्कीम जो है, मुद्रा का पिछले बार फुल फॉर्म पूछा गया था। इसमें लोन्स प्रोवाइड किया जाता है जो नॉन फॉर्म एंड स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, नॉन कॉर्पोरेट, दैट इज़ जिनका जॉब नहीं होता, जो खुद सेल्फ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको कितने तक का लोन दिया जाता है? देन 10 लाख तक का। एंड इसी को 2024 के बजट में 20 लाख तक इंक्रीज़ किया है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिए। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग 10 लाख था, अभी अगर पूछा देन इट इज़ 20 लाख। मुद्रा लोन का, मुद्रा लोन स्कीम का जो अपर लिमिट है 20 लाख कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 10 लाख। एंड इसी के साथ साथ मुद्रा का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। एंड जो मुद्रा स्कीम है उसके अकॉर्डिंग टू लोन अमाउंट 3 टाइप्स के हैं। शिशु दैट इज़ 50,000 का तक लोन कवर करता है। किशोर ये 50,000 से 5 लाख तक का लोन कवर करता है। तरुण 5 लाख टू 10 लाख। शिशु, किशोर, तरुण ये किसके साथ एसोसिएटेड है? देन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनता है। What is the primary cause for the highest precipitation in India? Highest precipitation in India that is rainfall किसके वजह से होता है? देन साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो गया साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होके हमारे वेस्टर्न घाट्स को हिट करता है। केरला को सबसे पहले हिट करता है इन द मंथ ऑफ जून एंड उसके बाद पूरे इंडिया में फैल जाता है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून किस रिट्रीटिंग मॉनसून जिसे कहा जाता है, या तो फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून किस स्टेट को सबसे ज़्यादा रिट्रीटिंग मॉनसून का रेनफॉल रिसीव करता है? देन तमिलनाडु इज़ द स्टेट। एंड सबसे पहले साउथ वेस्ट मॉनसून किस स्टेट को हिट करता है? केरला। ये दोनों पॉइंट्स भी याद रखिए। एंड किसके वजह से सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है? देन साउथ वेस्ट मॉनसून। ये देखिए, ये पॉइंट्स भी मैंने मेंशन कर दिया है। फर्स्ट स्टेट टू रिसीव साउथ वेस्ट मॉनसून इज केरला। एंड किस डेट को रिसीव करता है? देन 1 जून को रिसीव करता है। 1 जून से 5 जून के बीच में रिसीव कर लेता है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक 5 जून तक पहुंच जाता है। उसके बाद एंटायर कंट्री को
जुलाई 8 तक कवर करता है साउथ वेस्ट मानसून। एंड ये 2 ब्रांचेस में होते हैं हमारे जो मानसून विंड्स होते हैं, एक साउथ वेस्ट मानसून दैट इज़ अरेबियन सी ब्रांच एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून दैट इज़ बे ऑफ बंगाल ब्रांच। लास्ट स्टेट कौन सा है जो साउथ वेस्ट मानसून रिसीव करता है? देन पंजाब, बिकॉज ये हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वेस्टर्न इंडिया से घुस के ईस्टर्न होके एंड देन इट कम्स टू वेस्टर्न दैट इज साउथ वेस्टर्न से रिसीव होता है, देन इट गोज टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, देन नॉर्दर्न इंडिया एंड देन द वेस्ट। तो पंजाब बिकम्स द लास्ट स्टेट। The Dash maestros who revived the art form in the late 1940s include केलुचरण महापात्रा एंड रघुनाथ दत्त। केलुचरण महापात्रा एंड रघुनाथ दत्त किस डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है एंड इस आर्ट फॉर्म को रिवाइव किया था इन्होंने लेट 1940s में? देन बोथ आर वेरी फेमस ओडिसी डांसर्स। तो आप लोग याद रखिए केलुचरण महापात्रा एंड रघुनाथ दत्त, इन दोनों का नेम एसोसिएटेड विद ओडिसी डांस फॉर्म। ओडिसी डांस फॉर्म को किस डांस स्टाइल से लिया गया था? देन ओधरा मगधा। ओधरा मगधा किस स्टेट का डांस फॉर्म है? देन ओडिशा। एंड इसमें जो डांसर्स होते हैं या तो फिर चीफ रिपोजिटरीज होते हैं ओडिसी डांस के, उनको महरीज कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। दे वेर कॉल्ड टेम्पल डांसर्स। गोटीपुआ कौन है? गोटीपुआ जो ओडिसी डांस फॉर्म करते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, जो लड़की सज के, दैट इज दे टेक द फॉर्म ऑफ गर्ल्स और दे इम्पर्सनेट देमसेल्व्स एज गर्ल्स, द बॉयज आर नोन एज गोटीपुआ इन द ओडिसी डांस। एंड इसके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आप लोग याद रखिए, पखावज, तबला, वायलिन, वुड विंड, सितार, सिंबल, हारमोनियम एंड स्वरमंडल, ये सभी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है ओडिसी डांस फॉर्म के। तो आप लोग याद रखिए, सिंस ये क्लासिकल डांस है एंड इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं जब क्वेश्चंस को टफ करना होता है। गोटीपुआ का क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, ये सभी पॉइंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं तो मैंने ऐड कर दिया, आप लोग ध्यान दीजिए। फेमस एपिक्स रिलेटेड टू ओडिसी डांस, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो ओडिसी डांस के साथ एसोसिएटेड है। देन अभिनय दर्पण किसने लिखा था? जदुनाथ सिन्हा। अभिनय चंद्रिका किसने लिखा था? राजमणि पात्रा। अभिनय चंद्रिका किसने लिखा था? देन अगेन महेश्वर महापात्रा। एंड गीता गोविंदा जो जयदेव का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये भी ओडिसी डांस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। तो ये सभी बुक्स याद रखिए, इनके ऑथर्स पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में है जयदेव का गीता गोविंदा। Which of the following is true about disposable income and personal income? सबसे पहले disposable income and personal income होता क्या है? पर्सनल इनकम एक इंडिविजुअल जितना इनकम अर्न करते हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट सोर्सेज, वो हो जाता है पर्सनल इनकम। ए पर्सनस इनकम फ्रॉम एवरी सोर्स। एंड उसी में जब टैक्स एंड ऑल एक्सपेंसेस होते हैं उनको डिडक्ट करने के बाद जो इनकम बचता है वो होता है डिस्पोजेबल इनकम, जिसको इंडिविजुअल खर्चा करते हैं आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? हाउ इज डिस्पोजेबल इनकम रिलेटेड टू पर्सनल इनकम? इज इक्वल टू पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इक्वल नहीं होता है बिकॉज इसमें टैक्स एंड ऑल डिडक्ट करने के बाद होता है, तो इट इज़ ऑलवेज लेस देन पर्सनल इनकम। ये हो गया करेक्ट पॉइंट। ग्रेटर किसी हाल में नहीं हो सकता एंड ग्रेटर और लेस नहीं हो सकता बिकॉज टैक्सेस एंड डिडक्शंस लगने के बाद हमेशा इनकम कम जाएगा बिकॉज ये आप अपने इनकम से पे कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिस्पोजेबल इनकम इज ऑलवेज लेस देन पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम को डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ द इनकम लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस। इसका फॉर्मूला हम एक बार देख लेते हैं। पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल करंट टैक्सेस इज डिस्पोजेबल इनकम। Which of the following best describes the process of calorimetry? कैलोरीमेट्री क्या है? कैलोरीमेट्री है जो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे हीट रिलीज किया जाता है या तो फिर हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे कहा जाता है कैलोरीमेट्री। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है पॉइंट नंबर 4। व्हाट इज कैलोरीमेट्री? देन कैलोरीमेट्री इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। By knowing the change in heat, it can be known it is एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से होते हैं? एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जब हीट रिलीज किया जाता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? जब हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैलोरीमेट्री जो है ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? देन कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल फॉलो करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारा पूरा यूनिवर्स जो है वो इसी लॉ के अंडर चलता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस लॉ के अकॉर्डिंग जितना एक बॉडी हीट लॉस करता है वो अनदर बॉडी गेन कर लेता है, दैट इज जो हॉट बॉडी होता है वो हीट रिलीज करता है एंड उसका जो हीट रिलीज होता है, जितना हीट वो लॉस करता है वो कोई अनदर कोल्ड बॉडी
गेन कर लेता है, दैट इज़ रिसीव कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है। ये है प्रिंसिपल या तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर पूरा यूनिवर्स चलता है, एंड द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ऑल्सो फॉलोज दिस लॉ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग ध्यान दीजिए। कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला क्या है? देन कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला है Q इक्वल टू MC डेल्टा T। Q क्या है? देन Q इज़ द हीट इवॉल्व, दैट इज़ कैलोरीमेट्री के प्रोसेस में कितना हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुआ। M मतलब मास, C इज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड डेल्टा T इज़ द चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा हम चेंज के लिए डिनोट करते हैं, ये भी आप सबको पता होगा।